नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कल यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और मुख्यमंत्री की सचिव अनीता सिंह से मुलाकात की और लिखित में अपना पक्ष रखा। दुर्गा शक्ति के पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और सिर्फ अपने सीनियर अफसरों के आदेशों का पालन कर रही थी। समाचार प्लस को मिली बेहद पुख्ता जानकारी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी बेगुनाही के पक्ष में 4 अहम बिंदु उठाए हैं। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी सफाई दी है और कहा है 4 अहम बिंदु उठाए हैं, अपनी बात रखी है। दुर्गा शक्ति नागपाल के पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो पूरी तरह से बेकसूर हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और सिर्फ अपने सीनियर अफसरों के आदेशों का पालन कर रही थी। ये बात बोली दुर्गा शक्ति नागपाल ने। समाचार प्लस के पास बेहद पुख्ता जानकारी है जिसके मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी बेगुनाही के पक्ष में 4 अहम बिंदु उठाए हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं। हम आपको बता दें, निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कल यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और मुख्यमंत्री के सचिव अनीता सिंह से मुलाकात की थी। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, 4 अहम बिंदु बताए जा रहे हैं जो उन्होंने अपनी बात रखी है दुर्गा शक्ति नागपाल ने। जी, समाचार प्लस के पास अनुज ये बेहद पुख्ता जानकारी है। मैं बता दूं आपको कि अभी तक ये जानकारी किसी भी जनसंचार माध्यम में, जनसंपर्क माध्यम के पास नहीं है। ये सबसे पहले समाचार प्लस के जो दर्शक हैं वो उन तक हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने कल जावेद उस्मानी और मुख्यमंत्री की जो सचिव है अनीता सिंह पाइबा, उन दोनों से मुलाकात में अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा, बहुत दृढ़ता से रखा और दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैंने सिर्फ अपने सीनियर अधिकारियों के आदेशों का पालन किया है। और अगर अपने सीनियर अधिकारियों के आदेशों का अक्षरशः पालन करना गलत है तो मैं गलत जरूर हूं, लेकिन इस पूरे मामले में मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कानून के दायरे से बाहर बताया जा सकता हो। उन्होंने अपनी बेगुनाही के पक्ष में जो 4 अहम बिंदु रखे हैं अनुज, इन अहम बिंदुओं को एक एक करके मैं बताना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं और जो इस वक्त जो अधिकारी समाचार पर देख रहे हैं वो भी समझ लें कि किस तरह से खनन माफियाओं के दबाव में आकर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी चिट्ठी में जो 4 अहम बिंदु उठाए हैं उनमें पहला ये है कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के रविकांत के आदेशों पर वो अपनी टीम के साथ कादलपुर गांव गई थी। नंबर 2, उन्होंने विवादास्पद दीवार ना तो खुद गिराई ना ही उसे गिराने के आदेश दिए। उन्होंने गांव वालों को सिर्फ कानून के बारे में समझाया भर था। बातचीत के बाद गांव वालों को कानून समझ में आया और उन्होंने खुद उस विवादास्पद दीवार को अपने हाथों से गिराया। दुर्गा शक्ति नागपाल के द्वारा लिखी गई चिट्ठी में नंबर 3 बात यह है कि जब वो अपनी टीम के साथ कादलपुर गांव से वापस लौटी थी तब तक वहां पर सांप्रदायिक तनाव जैसी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी। और नंबर 4 और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुर्गा शक्ति ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं तो सिर्फ दिसंबर 2009 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेशों की पालना कर रही थी जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी जमीन जैसे सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हर प्रकार के अवैध धार्मिक निर्माण को सख्ती से रोका जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उन सभी दलीलों को दरकिनार किया जाना चाहिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का संकट पैदा होने की आशंका जताई गई हो। ये 4 बिंदु बेहद दृढ़ता से, बेहद क्लैरिटी के साथ दुर्गा शक्ति नागपाल ने जावेद उस्मानी को लिखे चिट्ठी में बताए हैं। जावेद उस्मानी ने दुर्गा शक्ति नागपाल को कल ये भरोसा दिलाया कि आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। अनुज, जो आईएएस और आईपीएस का जो एक सर्विस कंडक्ट रूल बुक होती है उसके हिसाब से किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक
सस्पेंड नहीं रखा जा सकता। और अगर 90 दिनों के ज्यादा वक्त के लिए किसी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है तो ये गैर कानूनी तब तक है जब तक कि इस पूरे मामले में अदालत में केस को ना लेकर जाया जाए। जैसे आईपीएस अफसर गुजरात के हैं राहुल शर्मा और संजीव भट्ट, उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार ने अदालत में वाद परिवाद प्रस्तुत किया, इसीलिए वो पिछले कई महीनों से सस्पेंडेड चल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल को ज्यादा दिनों तक राज्य की सरकार वो निलंबित रख सकती नहीं है जी। ये दूसरा मुद्दा है। तो दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो चिट्ठी जावेद उस्मानी को लिखी उसमें जो 4 बिंदु दिए हैं, ये चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और राज्य सरकार की जो झुंझलाहट है और खनन माफियाओं ने किस तरह से राज्य सरकार से साठगांठ करके दुर्गा शक्ति नागपाल के ऊपर वज्रपात करवाया है, ये बात भी साफ हो जाती है। ये समाचार प्लस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा और किन बिंदुओं के हिसाब से लिखा। और मैं जो बता रहा हूं आपको अनुज, इसी क्रमवार तरीके से दुर्गा शक्ति नागपाल ने जावेद उस्मानी को जो चिट्ठी लिखी, इसी क्रम में, जिस क्रम में मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, उसी क्रम में उस चिट्ठी में सारी बातें लिखी गई हैं। बिल्कुल अतुल जी, ये जो बातें कही गई हैं दुर्गा शक्ति नागपाल की तरफ से, मान लेते हैं ये बातें सही हैं, तो वो बात, उस बात को बल मिलता दिखाई देता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को फंसाया जा रहा है, जो चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल, देखिए समाचार प्लस पर कल दोपहर 2 बजे मैंने इस बात का भी खुलासा किया था कि किस तरह से नरेंद्र भाटी ने दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ एक साजिश का ताना बाना बुना। उस साजिश का जो ताना बाना है वो मैं फिर बताना चाहता हूं। दरअसल नरेंद्र भाटी और उनके जो समर्थक हैं उनके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो खनन माफिया हैं, वो अवैध खनन करवाते हैं। ग्रेटर नोएडा और नोएडा से सटे जो गांव है, जिनके नाम कल मैंने बिग बुलेटिन के वक्त भी बताए, दोपहर में भी बताए, उन गांवों में लगातार वो खनन करते हैं। और नरेंद्र भाटी का एक राइट हैंड है ओमेंद्र सिंह खारी, नाम फिर सुन लीजिए, ओमेंद्र सिंह खारी, जो अवैध खनन का एक बहुत बड़ा माफिया समझा जाता है, जो आपराधिक चरित्र का, आपराधिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, जिसके खिलाफ अवैध खनन की प्रक्रिया के दौरान कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ओमेंद्र खारी के खिलाफ एसडीएम साहिबा ने मुकदमे दर्ज किए थे। 24 डंपर जो हैं वो सीज कर दिए थे, वहां खनन नहीं हो पा रहा था। और जब ओमेंद्र सिंह खारी ने नरेंद्र सिंह भाटी की फोन पर दुर्गा शक्ति नागपाल से एक बार बातचीत करवाने की कोशिश की तो एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं किसी से फोन पर कोई बात नहीं करूंगी, जिसको मुझसे मिलना हो मेरे दफ्तर में आए, और मैं जो कर रही हूं वो नियम संगत है, वो कानून के दायरे में है और मैं अवैध कोई भी गतिविधि को संचालित नहीं होने दूंगी। वो कोई भी कहे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दुर्गा शक्ति नागपाल के इस कथित अड़ियल रवैये से ओमेंद्र सिंह खारी ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया। वो नरेंद्र भाटी के पास पहुंचा, नरेंद्र भाटी को उसने और नमक मिर्च लगाकर पूरी घटना बताई। नरेंद्र भाटी और तमाम समर्थकों ने ये योजना दरअसल बनाई और ये मामला आज का नहीं है जी। इस मामले की शुरुआत हुई थी जून महीने में अनुज। 1 जून को नरेंद्र भाटी, ओमेंद्र सिंह खारी और उनके तमाम समर्थकों ने एक बैठक की थी अपने घर पर, कैलाश भाटी के घर पर। ये बैठक हुई, कैलाश भाटी कौन, जो नरेंद्र सिंह भाटी का सगा छोटा भाई है और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मैनेजर के पद पर है, जिसका कल एक स्टिंग ऑपरेशन भी तमाम टेलीविजन चैनल्स में चला था। तो उस 1 जून की रात को ही बैठक में ये तय किया गया कि कैसे ना कैसे करके दुर्गा शक्ति नागपाल को यहां से हटाया जाए। फिर 5 जून को नरेंद्र भाटी ने गांव के कुछ खलीफा मुसलमानों के साथ मिलकर, धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव वहां पर दिया। उसके लिए उन्होंने कहा कि साहब आप गांव से चंदा कीजिए, और उस चंदे की पहली किस्त के तौर पर 51,000 रुपए नरेंद्र भाटी ने दिए। एक मस्जिद बनाने का प्लान हुआ, जमीन देखी गई। गांव वालों ने और मौलवियों ने कहा कि साहब ये जमीन तो सरकारी है। तो नरेंद्र भाटी ने कहा सरकार भी तो हमारी है, हम देख लेंगे, आप मस्जिद बनाना शुरू कीजिए। और जब ये वादास्पद दीवार वाला मामला आया तब जानबूझकर नरेंद्र भाटी के समर्थकों ने जिला प्रशासन को ये इत्तला दी कि साहब यहाँ पे अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जो गलत है। और जब डीएम के रविकांत ने दुर्गा शक्ति नागपाल को भेजा कि आप जाके देखिए पूरा मामला क्या है जी, तब जैसे ही दुर्गा शक्ति नागपाल दल बल के साथ वहां गई, उन्हें इस साजिश का
शिकार बना डाला गया। ये थी पूरी की पूरी हकीकत, जिसको नरेंद्र भाटी ने छिपाया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी से गलत बयानी की, अपने मुनासिब सत्य बोला, अनुकूल सत्य बोला, और उसके तहत दुर्गा शक्ति नागपाल का अकारण बेवजह अपने स्वार्थों के चलते नरेंद्र भाटी ने निलंबन करवाया है। ये समाचार प्लस की आधिकारिक जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी, एक बार फिर से हमें अहम जानकारी देने के लिए, एक बार फिर से हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य बताने के लिए बहुत शुक्रिया। उधर आईएएस दुर्गा के निलंबन के विरोध में लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा, मेरठ और रामपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गा के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो वहीं लखनऊ में आरएलडी कार्यकर्ताओं के निलंबन के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, रामपुर, लखनऊ, मेरठ, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया। समाजसेवी नूतन ठाकुर ने दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में भरी सभा में अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भेजी है। नूतन ठाकुर ने यूट्यूब पर 35 सेकंड के नरेंद्र भाटी के वक्तव्य में विशेषकर इस औरत ने इतनी बेहूदगी दिखाई, लेकिन यहां उस डंडे को 40 मिनट नहीं झेल पाई। मैं औरत शब्द के पहले के अनुचित शब्द और औरत की बेहूदगी शब्द को आपत्तिजनक बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा द्वारा तत्काल इस प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार सभी विधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। पत्र लिख के इस बात की शिकायत की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री द्वारा महिला अधिकारी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपत्तिजनक है और उस पर वो तत्काल कार्रवाई करें, जांच कराएं मामले की और कार्रवाई करवाएं, ताकि किसी की भी ऐसी हिम्मत न हो कि वो अन्य किसी महिला के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। नरेश अग्रवाल ने खुलकर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के अफसर शाम होते ही अपनी मैडम के साथ बिजी हो जाते हैं, जबकि नेता हर वक्त जनता के बीच रहते हैं। हम लोगों को साम, दाम, दंड, नीति 4 चीजें सिखाई जाती है और राजनीति में अगर ये 4 चीजें नहीं मालूम तो नेता नहीं कहलाता। ये भी सही है कि आप सब लोग नेताओं को गाली देते हैं, आप मीडिया वाले दिलवाते भी हैं, लेकिन जनता की रेमेडी भी नेता होता है। हम दिन रात मिलेंगे, अफसर आपको दिन रात नहीं मिलेगा। वो शाम को कह देगा कि साहब घर में मेम साहब के साथ हैं, हमारे पास समय नहीं है। नेता को आप 12 बजे भी रात जगाएंगे तो मिलेगा। तो ये तो हम लोग की आदत रही है। हम तो ये कहते हैं कि हम सवेरे सफेद कपड़े पहनते हैं, जनता के बीच निकलते हैं, शाम को उतार के देख लेते हैं कि कितने दाग लगे, कोई परमानेंट